हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नीट। दिस इज़ योर चैताली मैम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज़ के बारे में, वन टॉपिक वन क्वेश्चन, जिसको हम कंफर्म करेंगे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा होगा अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है कौन सा मॉडल? द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो क्या, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल, और साथ में बोहर्स मॉडल। तो पहले बोहर्स मॉडल से पहुँचने से पहले, क्या आप सभी को पता है इनिशियल मॉडल कौन सा था? इनिशियल मॉडल ऑफ एटम कौन सा था? द डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन्स मॉडल क्या कहता था कि एटम इज अनडिविजिबल, इनडिविजिबल है। एटम ही एक ऐसा सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है और वो एक डेंस सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। इसी को कहा गया था सॉलिड स्फीयर मॉडल। उसके बाद आया जो आप लोग पढ़ते हैं, दैट इज द जे थॉमसन का मॉडल। कौन सा मॉडल? जे थॉमसन का नाम याद आया? द प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल है ना, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। तो थॉमसन में ये कहा था कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर की तरह होगा, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पूरा फैला हुआ है और नेगेटिवली चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ पार्टिकल्स में बिखरे हुए हैं। जैसे अगर आप वाटरमेलन को फोकस करोगे तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो सीड्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। और इसी को कहते हैं हम क्या? प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। फिर आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड मॉडल इज सिमिलर टू अ न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल कहा गया था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। और उन्होंने ये बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, छोटा सा, जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो मेजर ड्रॉबैक वो ये था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो थोड़े थोड़े टाइम में वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, और जैसे ही वो अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और इसीलिए अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो यहाँ पर एटम तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसी मॉडल को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है बोहर्स मॉडल। पर बोहर्स मॉडल पहुंचने से पहले कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके बेसिस पर बोहर्स मॉडल दिया गया। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर है। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया? वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दे टोल्ड कि जो वेव है या इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जैसे बिहेव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है? एक डायरेक्शन में हमारी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन के प्रोपगेशन हो रहा है अलग थर्ड डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इस वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज दी थी, जैसे कि सबसे पहला आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए 1 मीटर है ना, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ दी लेंथ, हम उसको मेजर करते हैं। अब जो वेव की लेंथ है, वेव कितना ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसी को हम कहते हैं क्या? वेव लेंथ। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आप क्या कहेंगे? कोई आता है या कोई जाता है तो द फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्टिकुलर इंसान कहीं पर आ रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है या जा रहा है। करेक्ट? जैसे अगर आप क्लॉक को देखेंगे तो आप क्या कहते हैं कि 12 के ऊपर अगर कोई कांटा मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 बार होगी। करेक्ट? अगर आर हैंड की हम बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 बार होगी, एक होगा 12 AM और दूसरा 12 PM। तो वेव की जब हम बात करते हैं वेव नेचर में, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप देखें और उस पॉइंट से वेव कितनी टाइम्स पास हो रही है, उसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है क्या? हर्ट्स।
वैसे ही वेवलेंथ की यूनिट, क्योंकि ये लेंथ है तो हम इसको किसके मेजर करते हैं, या तो एंगस्ट्रॉन्ग में, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब यहाँ पर c क्या है, c रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। c यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी यूनिट होती है, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बेसिक तो हमें क्लियर हो गया वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं क्या, वेव नंबर। वेव नंबर, अब क्या इससे आपको ये समझ में आ रहा है वेव नंबर की कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में जा रही है, उसी को कहा जाता है क्या, वेव नंबर। तो अगर इसकी बीच का रिलेशन हम देखेंगे तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, न्यू बार। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड न्यू बार इज़ द वेव नंबर। वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम आते हैं किस पर, पार्टिकल नेचर पर। पार्टिकल नेचर के लिए क्या कभी आपने ये टर्म सुना है, क्वांटा? क्वांटा, किसी ने ये वर्ड सुना है, क्वांटा? क्वांटा का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप एक स्टोर गए, स्टोर में आपने बनानास लिए। अब क्या बनानास का मेजर करने का तरीका या बनानास को लेने का तरीका क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि गिव मी अ डजन ऑफ बनाना, 1 डजन, करेक्ट, 1 डजन ऑफ बनाना है ना। तो बनाना को मेजर करने के लिए हमें चाहिए क्या, 1 डजन। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप क्या कहेंगे, 2 डजन, करेक्ट, या 3 डजन। आप कभी भी स्टोर पर जाकर ये कहेंगे कि भैया मुझे आप 1 बनाना दे दीजिए या 2 बनाना दे दीजिए, नहीं ना। आप हमेशा क्या कहते हैं, 1 डजन बनाना दीजिए, 2 डजन बनाना दीजिए। तो दैट मीन्स बनाना को लेने के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको हम डजन में कहते हैं, है ना। वही आप लेकर अपने घर वापस आते हो, ठीक है, दैट इज़ द फिक्स्ड क्वांटिटी। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है ऑफ एनर्जी। उस क्वांटिटी को या फिक्स क्वांटिटी जो एनर्जी वो ले रही है या एब्जॉर्ब कर रही है या दे रही है, एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, वो क्वांटिटी एक फिक्स होती है और उसी को कहा जाता है क्या, क्वांटा, है ना। एक और बार रिपीट करते हैं, जैसे बनाना को मेजर करने के लिए या लेने के लिए हमारे पास में एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, दैट इज़ डजन। वैसे ही एनर्जी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसे कहा जाता है क्या, क्वांटा। और इसी के ऊपर द मोस्ट फेमस थ्योरी आती है, द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई बॉडी है तो वो क्या करेगी, द हॉट बॉडी विल एमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। कोई भी हॉट बॉडी है, क्योंकि उसने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, करेक्ट। अब जैसे ही उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, क्वांटा के फॉर्म में रिलीज़ हो रही है। और वो जो क्वांटा के फॉर्म में रिलीज़ होती है उसको हम दिखाते हैं किससे, E इज़ इक्वल टू एच न्यू से। किससे, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी, इसी को कहा जाता है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ऊपर हमने रिलेशन देखा था न्यू और वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन देखा था, वहीं से मैंने फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया वेवलेंथ से। तो यहाँ पर आपके पास एक नया रिलेशन आ जाता है hc/λ। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटा की अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है।
अब जो हम टर्म की बात कर रहे थे कि एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो हमने जो एनर्जी ली थी एच न्यू, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एन से। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज, दैट इज एन 1 2 3 और 4। सिर्फ यही वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी अलाउड है। कैसे, एन की वैल्यू को आप रिप्लेस करते जाइए, तो फर्स्ट विल बी एच न्यू, फिर होगी 2h न्यू, फिर होगी 3h न्यू। तो सिर्फ यही वैल्यूज़ अलाउड है एनर्जी की, इसी को कहा जाता है क्या, क्वांटा। अब जब हम वेव नेचर की बात कर रहे थे, हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, हॉट बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था उसने अपनी ग्राउंड स्टेट से दूसरी जगह जब जा रहा था, सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, करेक्ट, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, और जब वापस वो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, अपने घर पे वापस आएगा, तो क्या वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी थी वो वापस से एमिट करेगा। अरे भाई, आप किसी से कोई चीज़ लेते हो फॉर पर्टिकुलर टाइम, आपने कहा कि मुझे एक फंक्शन में जाना है, एक कोई क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस जाओगे फंक्शन में जाओगे, वो क्लॉथ पहनोगे, पर जब आप वापस अपने घर आओगे तो क्या वो क्लॉथ जिसका है आप उसको वापस कर दोगे, वो कपड़ा वापस कर दोगे ना। एग्जैक्टली सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुई है, और जब एनर्जी एमिट हो रही है ना, हायर स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वेवलेंथ भी दिख रही होगी, एमिट हो रही होगी, और क्योंकि ये वेवलेंथ एमिट हो रही है, ये दिखती है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। अब स्पेक्ट्रम क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है, द एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है, उसी के फॉर्म में हमें कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ स्पेक्ट्रम दिखते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने किस रीजन का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जो आपने हमेशा से पढ़ते आए हैं, दैट इज़ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। तो ये जो विबग्योर है ये हमें कहाँ मिलता है, विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन मतलब जो कलर्स हम देख सकते हैं उसी को कहते हैं हम विजिबल रीजन। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं, जैसे गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, फिर आता है विजिबल, IR इज़ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिख रहा है, जिस वेवलेंथ पर वो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कौन से रीजन में आ रहा है, उससे हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ की बात हो रही है, इसका मतलब वेव नेचर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अरेंज होता है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके या आंसर करेंगे, ये बताएंगे कि यहाँ पर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है या वायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा है ना। वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ मोर या वायलेट इज़ मोर, और एनर्जी किसकी ज़्यादा है, आपको दोनों चीज़ें बतानी है, वेवलेंथ एंड एनर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफेक्ट पर आते हैं हम, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, नाम से क्या समझ आ रहा है, फोटो मतलब फोटोन। फोटोन हम जनरली किसको कहते हैं, सनलाइट को कहते हैं, या जो लाइट आ रही है उसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक। फोटोन मतलब हो गया हमारा लाइट, एच न्यू, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल को, इसको समझने के लिए आप ये ध्यान रखो, टग ऑफ वॉर सभी ने देखा है ना। एक क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ पीपल रख दूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस बना होगा टग ऑफ वॉर में, रस्सी खींच में। पर अगर आप एक तरफ ज़्यादा लोग ले आए तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को या दूसरी साइड को पुल करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप घर से निकले, आपको बोला गया कि आपको सिर्फ मिल्क लेकर आना है। घर से निकले कितने पैसे लेकर, 10 रुपये लेकर। आपने मिल्क ले लिया,
5 रुपए का मिल्क लिया, ठीक है, बचे हुए 5 रुपए आपने सोचा कि 5 रुपए बच रहे हैं तो एक चॉकलेट भी ले लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब हम घर से निकले थे तो हमने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया था, 10 रुपए, दैट इज़ द गिवन एनर्जी, ठीक है। अब हमने खर्च कितना किया, जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, सिर्फ मिल्क, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा कितना है, 5 रुपीज़। और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो आपका लालच था ना, एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ योर फॉर योर सेटिस्फैक्शन की चलो चॉकलेट भी ले लेते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा हम मेटल सरफेस पर देखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल से ज़्यादा ईजी होता है। तो हम ये कहते हैं किसी भी मेटल सरफेस पर अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट डालें, कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डालें, इसका मतलब हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है। अब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए होगी ट्रैवल करने के लिए, है ना, एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे में जाने के लिए, तो वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम कहते हैं क्या, h/ν0, और इसी को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वर्क। μ0 इज थ्रेशहोल्ड, इसका मतलब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है, ठीक है। और बाकी बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी किस में हेल्प करेगी, तो पहली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को अपने घर से निकलने में हेल्प कर रही थी, और बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी उसको किस में हेल्प करेगी, घर से फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट ऑर्बिट में जाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं क्या, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन क्वांटाइज्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। क्वांटाइज का मीनिंग तो सभी को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल में मूव करेगा जो क्वांटाइज्ड है, सारे एनर्जी लेवल्स में मूव नहीं करेगा, ऐसे ही एनर्जी लेवल में मूव करेगा जो क्वांटाइज्ड है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे E = Nhν, करेक्ट, उसमें मूव करेगा। फिर है अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट एब्जॉर्ब्स और एमिट एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशनिंग लेवल। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो हायर लेवल पे जाएगा, और अगर एमिट कर रहा है तो हाई से लो लेवल पर आएगा, ठीक है। अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, हमने कहा ना क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है उसी में मूव कर रहा है, तो सबसे पहला जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है या जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट। इसे आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। फिर दूसरा पॉइंट होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज, अब एक होगा उसके ग्राउंड स्टेट में जिसको हम कहेंगे E1, है ना, E1 से वो जाएगा E2। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि जो हायर एनर्जी लेवल है E2 इज़ मोर देन E1, है ना, तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो अगर चेंज इन एनर्जी आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होगी, hν के इक्वल होगी, है ना, क्योंकि अगर एनर्जी लेवल 2 है तो इसका मतलब आप n की वैल्यू क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, और एनर्जी लेवल 1 है तो n की वैल्यू आप 1 ले लेंगे। जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2hν - 1hν तो क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली hν, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट से कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो एक स्टेशनरी स्टेट हो गई उसके लिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्बिट वो उसके लिए स्टेशनरी स्टेट हो गई। तो उस पर्टिकुलर स्टेट का या ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, -RH Z²/n², जहाँ पर Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर की बात क्यों करी, क्योंकि जो बोहर्स मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है और साथ साथ में हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 3, पर क्योंकि Li2+1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया इसीलिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। तो Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, और N रिप्रेजेंट करता है किस ऑर्बिट में है,
वहीं पर अगर उसकी रेडियस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 52.9 n स्क्वायर बाय z। 52.9 एक स्टैंडर्ड है ए नॉट, है ना, तो वो जो ए नॉट है वो हम लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, n स्क्वायर बाय z, और ये हम निकालते हैं पिकोमीटर में। तो अगर आप यहाँ पर RH जो कि है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर आप जूल्स में लेते हैं तो वो क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻8 जूल्स। वहीं पर अगर RH की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है तो आप लगाएंगे -13.6, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी आएगी वो किस रिस्पेक्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में हमें जूल्स में पूछा गया है तो हम जूल्स वाली यूनिट लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट लेंगे, ठीक है। और लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट which has angular momentum of mvr is equal to nh/2π। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, n की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। तो mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम, h प्लैंक्स कांस्टेंट, n जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल तो फिनिश हुआ। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे नीट 2022 में क्वेश्चन आया है कि इफ़ रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज 105.8 पिकोमीटर एंड द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट फॉर लिथियम आयन इज, है ना, नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा था क्या, रेडियस इज इक्वल टू कितना, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट की लोगे तो रेडियस ऑफ फर्स्ट कितना गिवन है फॉर बोहर्स ऑर्बिट, इट इज़ 105.8, ठीक है। एन स्क्वायर क्या है, क्योंकि सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, डन। फिर हीलियम के लिए पूछा है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस किसके लिए पूछी है, बोहर्स ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो ये हमने लिया r। किसके लिए निकालनी है, फॉर थर्ड ऑर्बिट निकालनी है। इसका मतलब क्या लिखूँ मैं, 3 स्क्वायर। और एटॉमिक नंबर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या मैं 3 ले लूँ, है ना। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 158.7 पिकोमीटर। कैलकुलेट करके देखिएगा, 158.7 पिकोमीटर। तो यहाँ पर एक 2 बचेगा एंड यहाँ पर एक 3 बचेगा, ठीक है। वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज़। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। पूछा है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी। तो क्या आप यहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ा था, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। वेवलेंथ पूछा है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू C अपॉन न्यू, करेक्ट। C मतलब हमारा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है वो किलो हर्ट्ज़ में गिवन है। तो क्या मैं लिख दूँ 1368 इंटू 10⁻3, करेक्ट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 219.3 मीटर, और ये आई हमारी वेवलेंथ 219.3 मीटर। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी क्लियर है। अब इसी बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट करेंगे, या मुझे कोई और टॉपिक बताइए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। टिल देन एवरीवन प्रिपेयर वेरी वेल, बाय बाय।